जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैतपुर पे। तो जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है ICT चैम्पियनशिप एग्ज़ाम, और उसके लिए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था, वो इंटरनेट पर था। आप लोग उसको ज़रूर देख कर जाइएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो वाला वीडियो, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों का, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड हार्डवेयर से, तो यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग जो करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस से 10 सवालों को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल देखिए, आपको बोला गया कि कंप्यूटर का कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो माउस होता है ना, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ध्यान में रखना है। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण आपको देने हैं, तो आउटपुट डिवाइस के उदाहरण यहाँ पे क्या हो सकता है, कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड से हम लोग इंटर करते हैं ना, तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। माउस से भी हम लोग कोई चीज़ को क्लिक करते हैं, इंटर करते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस हो जाएगा। स्कैनर से भी हम लोग स्कैन करके कोई चीज़ अंदर लेते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। लेकिन प्रिंटर क्या होता है, हम लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कह रहा है कि स्कैनर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब देखिए, जो स्कैनर होता है इसका हम लोग उपयोग करते हैं चित्र को कंप्यूटर में डालने के लिए, है ना। चित्र को कंप्यूटर में डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, कह रहा है कि स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है। अब ये जो स्पीकर है, ये आउटपुट आता है ना, इससे हम लोग साउंड को बाहर निकालते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये कह रहा है कि OCR का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि पूरा नाम बताना है OCR का। तो OCR का जो पूरा नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कह रहा था प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है प्रोजेक्टर का प्रयोग, तो स्क्रीन पर दिखाने के लिए, है ना। स्क्रीन पर दिखाने के लिए हम लोग प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, इसमें कह रहा है कि वेब कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है। अब ये जो वेब कैमरा होता है, ये किस प्रकार का डिवाइस होता है आपको बताना है। तो ये एक इनपुट डिवाइस होता है ना। पहले क्या होता था कि पहले जब लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में कैमरे नहीं होते थे ना, तो हम लोग एक वेब कैमरा का उपयोग करते थे, ऊपर में लगा होता था, वो हमारे चित्र को लेकर के कंप्यूटर के अंदर भेजता था, तो वो एक तरह का इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है। अब ये जो माइक्रोफोन होता है वो कौन सा डिवाइस होता है, तो ये इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। जैसे माइक वगैरह होता है, हम लोग बोलते हैं, आवाज़ कंप्यूटर में जाता है, फिर बाहर फिर वो प्रोसेसिंग होता है, तो वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। बारकोड रीडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो बारकोड रीडर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो बारकोड को पढ़ने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, बारकोड को पढ़ने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि मॉनिटर क्या है। अब हमारा जो मॉनिटर होता है वो क्या होता है, वो वीडियो होता है ना, VDU होता है। और यहाँ पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं CPU मेमोरी से कुछ जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसको हम लोग देखेंगे। CPU का पूरा नाम क्या होता है आपको बताना है। तो CPU का जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। CPU के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, तो ALU, CU और मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ALU का जो है कार्य क्या होता है। अब ये जो ALU है इसका कार्य होता है गणना करना, और इसका मतलब भी होता है अर्थ लॉजिकल यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। अब ये जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये हम लोग किसको कहते हैं, CPU को कहते हैं, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है। रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो देखिए जो रैम होता है इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रोम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, रीड ओनली मेमोरी। इसका अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो रीड ओनली मेमोरी, तो इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं अस्थायी निर्देश को संग्रहित करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है, तो कौन सा मेमोरी वोलाटाइल होता है, तो रैम, कौन सा होता है, सॉरी रैम होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कैच मेमोरी का प्रयोग होता है, तो कैच मेमोरी का जो प्रयोग होता है प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए, प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए कैच मेमोरी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आते हैं हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये हार्ड डिस्क जो होता है वो कौन सा होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, कौन सा होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, पेन ड्राइव किस पर आधारित है। अब ये जो पेन ड्राइव होता है ये फ्लैश मेमोरी पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल हार्डवेयर का जो टॉपिक है, इससे हम लोग कंप्यूटर जनरेशन से 10 सवालों को देखेंगे। प्रथम पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग हुआ था। अब यहाँ पर जो तकनीक हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किस पर आधारित था।
तो सेकेंड जनरेशन वाला जो था वो आधारित था ट्रांजिस्टर पे। किस पर आधारित था? ट्रांजिस्टर पे आधारित था। नेक्स्ट आते हैं तीसरी पीढ़ी का जो थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें किसका प्रयोग किया गया था? तो उसमें जो हमारा प्रयोग किया गया था वो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का प्रयोग किया जाता। चतुर्थ पीढ़ी के किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था? तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पंचम पीढ़ी यानी कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषता क्या थी? तो फिफ्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर थी एआई टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? एआई टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार कैसा था? अब प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसका आकार बहुत बड़ा था। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिस्टर का प्रयोग कब से शुरू हुआ है? तो ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग शुरू हुआ है वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी से आया है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो आया है वो चतुर्थ पीढ़ी से आया है, इसको ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है वैक्यूम ट्यूब किस कंप्यूटर में प्रयोग होती थी? तो वैक्यूम ट्यूब जो प्रयोग होता था फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग होता था, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए कह रहा है फिफ्थ जनरेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो फिफ्थ जनरेशन का जो मुख्य लक्ष्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का उपयोग करना। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आप सभी को। अगले सवाल पे आते हैं हमारा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का प्रयोग किस जनरेशन में शुरू हुआ? अब ये जो आईसी का प्रयोग हुआ था वह थर्ड जनरेशन में शुरू हुआ है। कौन सा जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में शुरू हुआ है। नेक्स्ट आते हैं कि इनियक कंप्यूटर किस पीढ़ी का था? तो अब ये जो इनियक कंप्यूटर था ये फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यूनिवैक किस जनरेशन का कंप्यूटर था? तो यूनिवैक जो है ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। इसको फर्स्ट नहीं था, हाँ फर्स्ट ही था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है यूनिवैक। अगला सवाल है आपका लैपटॉप किस पीढ़ी में विकसित हुआ है? अब ये जो लैपटॉप है ये कौन सी पीढ़ी में विकसित हुआ है? तो ये फिफ्थ पीढ़ी में यानी कि पाँचवीं पीढ़ी में विकसित हुआ है। प्रेजेंट टाइम में हम किस जनरेशन का प्रयोग कर रहे हैं? तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो जनरेशन प्रयोग कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंप्यूटर लैब एंड सेफ्टी से जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसका हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर लैब में प्रवेश करते समय क्या करना चाहिए? तो कंप्यूटर लैब में प्रवेश करते समय हमें क्या करना चाहिए? तो शिक्षक इंचार्ज से अनुमति ले लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल में कंप्यूटर लैब में खाना पीना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? तो कंप्यूटर लैब में हमें खाना पीना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं लैब में कंप्यूटर की वायरिंग को छूना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? तो लैब में कंप्यूटर की वायरिंग को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको तो बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर चालू करने से पहले क्या करना चाहिए? तो कंप्यूटर को चालू करने से पहले बिजली सप्लाई को ऑन कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? बिजली सप्लाई को ऑन कर देना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं लैब में प्रवेश करते समय विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? तो लैब में प्रवेश करते समय विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बेसिक सवाल है, आप लोग इसका आंसर अपने से खुद से दे सकते हो। यदि कंप्यूटर में धुआं निकले तो क्या करना चाहिए? यदि कंप्यूटर में धुआं निकले तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं और आप लोग आसानी से इसका आंसर वहाँ पर कर पाओगे। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि कंप्यूटर लैब में सबसे पहले कौन सा उपकरण ऑन करना चाहिए? तो कंप्यूटर लैब में सबसे पहले जो हम लोग यूपीएस यानी कि पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंप्यूटर बंद करते समय सबसे पहले क्या बंद करना चाहिए? तो कंप्यूटर को बंद करते समय सबसे पहले हमें सीपीयू को बंद करना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर बैठते समय हमें किसका ध्यान रखना चाहिए? तो कंप्यूटर पर बैठते समय हमें मुद्रा यानी कि पोस्चर का ध्यान रखना, किस मुद्रा में आप बैठे हुए उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका लैब में कंप्यूटर की कौन सी वस्तु साझा नहीं करनी चाहिए? तो लैब में कंप्यूटर की पेन ड्राइव जो है वो साझा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पंखा और लाइट का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? तो पंखा और लाइट का जो कंट्रोल होता है लैब असिस्टेंट और शिक्षक के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कंप्यूटर लैब में वायरस से बचने के लिए क्या ज़रूरी है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 48 में कह रहा है कि कंप्यूटर लैब में डेटा सेव करने के लिए कहाँ रखना चाहिए? तो इसको हम लोग कहाँ रखते हैं? तो हार्ड डिस्क या क्लाउड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करने से क्या समस्या हो सकती है? तो कंप्यूटर पर लंबे समय तक आँखों में दर्द हो सकती है ना, लगातार काम करोगे तो आँखों में दर्द हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि कंप्यूटर लैब में कौन सा नियम सही है? तो कंप्यूटर लैब में जो नियम सही है आपको बताना है डिवाइस का ध्यानपूर्वक प्रयोग करना। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम भी आप लोगों का होने वाला है उसकी तैयारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क करके। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।